पूछेंगे लेकिन क्योंकि आपने अशोक तंवर का जिक्र किया और आपने उनके साथ साथ दलितों का भी जिक्र कर दिया, तो यही अशोक तंवर थे जिन्होंने इस बीती 1 तारीख को ही ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी कब दलितों का अपमान करना छोड़ेंगे। आज आपकी पार्टी को ज्वाइन करने से ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने बीजेपी के पक्ष में ट्वीट किया है, कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने की अपील उन्हीं की तरफ से की गई है। बहरहाल मैं ये मानती हूं कि राजनीति में सब कुछ संभव है और पल पल बदलती राजनीति में कभी कोई किसी के साथ और किसी से जुदा हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए जब आपने उनका नाम लेकर मुझसे प्रश्न पूछा और ये कहा कि फायदा उठाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा हमारा चुनाव तो महीनों पहले तय हो चुका था और जो कल स्थिति थी उससे बेहतर आज और कल होगी, लेकिन वो अपना दामन बचा करके शायद उनके दामन में भाजपा में जो है आग लगी होगी अन्याय की। ठीक है मैम, तभी लेकिन तो वो अंत मौके पर कांग्रेस का दामन सामने आए। जब मैं आपके पास फिर आऊंगी तो मैं जरूर शैलजा फैक्टर पर, हुडा फैक्टर पर आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले रतन शर्मा जी एक बार आपके पास आते हुए, जेजेपी कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है? सब तो अपने अपने हिस्से की मजबूती दिखा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब आपकी पार्टी को किंग मेकर कहा जा रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका में आप नजर आए थे और उसके बाद हरियाणा में इनकी सरकार बनी थी, लेकिन आज की स्थिति में जेजेपी कहां देख रही है अपने आप को? आपके कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं सर। चुनावों से पहले झटके पे झटका लग रहा है जेजेपी को। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं बताना चाहूंगा, अभी कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही प्रवक्ता आवाज बढ़ाएंगे सर की थोड़ी, मजबूत, बोलिएगा सर। दोनों ही प्रवक्ता दिखा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस भाजपा के पास प्रचार के लिए तो दूसरे राज्यों से बुलाते हैं, जबकि चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट है वो लगभग दूसरी पार्टियों से लिए हैं। 8 तो जेजेपी के जो नेता थे वो चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ रहे, और बाकी कांग्रेस के भी काफी लोग तोड़ के, तो इनके पास तो इनको क्लियर लग रहा था कि भाजपा के लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए इधर उधर से नेता लेकर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी की देखिए कमजोरी देखिए, अगर ये जीत रहे होते तो जो एक व्यक्ति 1 घंटा पहले जो भाजपा का गुणगान कर रहा है वो 1 घंटे बाद उसको ज्वाइनिंग करा रहे हो, और उस व्यक्ति को हुड्डा साहब के पीएसओ ने पीटा था और एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी, और उस व्यक्ति ने खुद बताया था कि मेरे को तो अभी भी दर्द रहता है जो है। और दलितों के सम्मान की जहां तक बात कर रहे हैं, इनको पीट के भगाया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने मिर्जपुर कांड 2005 में हुड्डा साहब के कार्यकाल में हुआ था, दलितों के घर फूंक दिए, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जहां तक ये किसानों की बात अभी मेरी बहन कह रही थी कांग्रेस की, जब सत्ता के अंदर होती कांग्रेस तब किसानों के लिए कुछ नहीं करती। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक लागू नहीं करी, और वादे करते झूठे। अब हिमाचल में इनकी सरकार है, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन यही कांग्रेस आप लोगों को बीजेपी की बी टीम बताती है। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ की जितनी बाकी पार्टीज है वो सब बीजेपी की बी टीम है। हम तो दोनों पार्टियों से लड़कर आए थे, पूर्ण बहुमत हमारा जाता तो हमें, लेकिन फिर साथ में सरकार भी तो बनाई थी ना सर, साथ में सरकार भी तो बनाई थी ना। लोकतंत्र में मैडम, लोकतंत्र में सरकार बनानी ठीक पड़ती है। है, महिमा जी 20 सेकंड में काउंटर रखिएगा, फिर बाकी 2 मेहमान है उनके पास भी जाओ। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग जिनकी पार्टी के नेता हरियाणा के पहले अग्निवीर बन गए, ये आज किसानों की बात किस मुंह से कर रहे हैं? इनके नेता ने तो किसानों को बीमारी बताया था, किसान आंदोलन को बीमारी बताया था। आज ये किसानों के हितैषी बन के दिखा रहे हैं। अपने बाप दादाओं के साथ दगा करने वाले, उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हरियाणा के आगे के भविष्य की क्या बात करेंगे? इनके लिए बेहतर होगा अपनी साख बचाएं, अपना सम्मान जितना बचाए बचाए। हुड्डा साहब ने किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए थे, वो चेकों की फोटो कॉपी किसानों को बीमारी किसने बुलाया? किसानों को बीमारी बुलाने की हिम्मत कैसे की? जनता पार्टी बोलते हैं खुद को, किसानों को बीमारी किसने बुलाया था? किसानों को बीमारी बुलाया था कि नहीं? और बीमारी बुलाने के बाद आज कौन से 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की बात आप कर रहे हैं? जिन्होंने किसानों को बीमारी बुलाया उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी किसान आंदोलन में कुछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की इकलौती आवाज थी जो किसानों के हित में उठी पिछले 3 वर्षों में, जब आपकी ठीक है, क्योंकि किसान एक सबसे बड़ा वोट बैंक भी है, इसीलिए किसानों की आवाज, महिमा जी, हर पार्टी बताता है कि हम किसानों की आवाज हैं। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले, क्योंकि कर्जे की चर्चा की थी, आपने थोड़ी देर पहले हरियाणा के कर्जे की चर्चा की थी, जब आपने सो कॉल्ड सौंपा था
बीजेपी को, तो ऐसे में फिर जब आप हरियाणा के कर्जे की बात करती है तो फिर हिमाचल का भी ख्याल आता है जो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा है और ज्यादा कर्जा लेने के लिए अब उसके पास कुछ है नहीं, एग्जॉस्टेड है पूरी तरीके से वो। संदीप चौधरी जी आपके पास आती हूँ। संदीप चौधरी जी से मैम एक टेक लेने दीजिएगा, फिर आपका काउंटर लूंगी मैं। संदीप चौधरी साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हरियाणा के चुनाव में? इस बार कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प चुनाव है और शायद बहुत कुछ लास्ट मिनट तक पता नहीं चल पा रहा है कि होने क्या वाला है। देखिए पूर्णिमा जी, जब सेनापति बदले जाने लगे तो आपको याद होगा जैसे महाभारत में सेनापति बदलते चले गए कौरवों के, लेकिन वो युद्ध नहीं जीत पाए। तो खट्टर साहब गए, फिर सैनी साहब आए और अब इनकी सेना के बड़े बड़े योद्धा जिस तरीके से अशोक तंवर छोड़ के पार्टी चले गए और अशोक तंवर के साथ एक व्यक्ति के गले में और पटका डाला जा रहा है। आपको पता है बीजेपी के युवा सबसे बड़ा चेहरा है सुनील राव, जिसको आम आदमी पार्टी ने अटेली से टिकट भी दिया है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का टिकट छोड़कर, बीजेपी का टिकट छोड़कर आज कांग्रेस का पटका उन्होंने पहन लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है या दूसरे दल हैं, वो बहुत पीछे जा चुके हैं। और आपको अंदर की बात बताऊं, सुनील राव इंद्रजीत सिंह के जो बीजेपी के सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके बहुत नजदीक लोगों में से आते हैं, साउथ हरियाणा से आते हैं। तो अगर कांग्रेस ने यादवों में भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है तो सोचिए क्या हासिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर हम देखें तो कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी है। और कांग्रेस के कुछ नेता जो बीजेपी में आपको यादव या दूसरे दिखाई देते वो इसलिए कि उनके बेटे बेटियों को टिकट दिए गए, अदरवाइज वो भी अपनी जगह पहुंच चुके होते, क्योंकि वो कांग्रेस साहिब है और राजनीति में घर वापसी का एक बड़ा ऑप्शन होता है, वो कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता रहे और खासतौर से एक सिर फुटबल भी टिकट बंटवारे के दौरान, और मैं बार बार सर बागियों का जिक्र इसीलिए कर रही हूं, नाराजगी पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा नजर आई। आपने उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने उसको कई बार उठाया, फिर चाहे वो महिला खिलाड़ियों का मुद्दा हो या फिर किसानों की नाराजगी हो या फिर जाटों की नाराजगी बीजेपी से हो। बीजेपी को क्यों लगता है कि वो कन्विंस शायद नहीं कर पाई उस तरीके से इन वोटर्स को कि आप उनके साथ हैं और वो आपके साथ रहे? देखिए पूर्णिमा जी, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि हम कन्विंस नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल लगता है कि हम कन्विंस कर पाए और हरियाणा की जनता हमसे कन्विंस है, क्योंकि ये जो झूठ की दुकान है ये लंबी नहीं चल सकती। पहले तो मैं आपके शो पे बड़ी शांति से सबको सुन रहा था, पर एक बात जिसका जवाब नहीं आया और युवाओं को बर्बाद करने वाली जो बात थी, वो जो कोकेन पकड़ा गया है पदाधिकारी का, मैं उस बात को बस दोहरा के छोड़ देता हूं। मुझे पता है कांग्रेस की प्रवक्ता उसका जवाब नहीं देंगी, पर आपने मुझसे प्रश्न बागी लोगों को लेकर के पूछा। देखिए पूर्णिमा जी, 90 विधानसभाएं और हर विधानसभा पे एक ही कैंडिडेट उतर सकता है, तो किसी भी पार्टी के लिए चुनौती होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को संतुष्ट करे, पर एक किसी कैंडिडेट को, अपने मजबूत प्रत्याशी को नीचे उतारे। बाकी हर पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में भी थे, राजेश जून, डॉक्टर कपूर बड़ौदा से, बहुत से बाकी निकले, अलग से जाकर के चुनाव लड़ने लगे कांग्रेस की खिलाफत करने। अशोक तंवर को लेकर क्यों नहीं रोक पाई सर आपकी पार्टी? आप सोचिए ना, आज चुनाव प्रचार अब 6 बजने के साथ खत्म हो गया है, वोटिंग होने में 2 दिन बाकी है, राहुल गांधी से सवाल पूछने वाले वो, आपकी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाले वो, अब खड़े हैं वो कांग्रेस के साथ। देखिए पूर्णिमा जी, ये प्रश्न तो अशोक तंवर से पूछ लीजिएगा, पर अशोक तंवर जी से तो जिसका जवाब देंगे, पर कांग्रेस पार्टी से एक बात जरूर पूछिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अशोक तंवर जी सबसे कम समय रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे, टीएमसी में भी रहे, कांग्रेस को छोड़ करके कई जगह गए थे, पर जिस दिन वो कांग्रेस को छोड़ करके गए थे उस दिन अशोक तंवर सबसे खराब थे, उनको अपनी पार्टी में पीट पीट के भेजा। आज अशोक तंवर जी लौट के आ गए तो अच्छे हो गए हैं क्या? ये भी जरा पूछ लीजिएगा। जो कोई कांग्रेस को छोड़ करके चला जाए वो सबसे खराब, उससे खराब तो कोई होता नहीं, और वापस आ जाए तो वो सबसे अच्छा। ये नीति कब तक चलेगी? और क्या अशोक तंवर जी के वापस आने से हरियाणा की जनता मिर्चपुर का कांड भूल जाएगी? क्या हरियाणा की जनता भूल जाएगी कैसे हर 18वें मिनट में दलितों पर अत्याचार होता था? ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की रिपोर्ट है, 2013 में छपी थी कि हर 18वें मिनट में होता था दलितों पर अत्याचार। कैसे कुमारी शैलजा कहा करती थी कि हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपने साल का जिक्र कर दिया हरियाणा, ये अच्छा हुआ आपने साल का जिक्र कर दिया, वरना ये भी बहुत ऑब्वियस हो जाता। नहीं, 2013 की बात है, इसीलिए मैंने कहा, इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा जी विपक्ष में रह करके दलित सम्मान की बात करना बहुत आसान है, पर जब आप सत्ता में हो और हरियाणा के शासन में 42% दलित बच्चों को अलग पंक्ति में सरकार बैठवाती हो स्कूलों के अंदर, 38% स्वास्थ्य कर्मी दलितों के गांव में ना जाते हो, अगर ये बात आपकी यूनियन मिनिस्टर कहती हो, हम नहीं कह रहे, ये इनकी यूनियन मिनिस्टर कहा करती थी, उनकी मीडिया रिपोर्ट थी, वो कहती थी हरियाणा में दलित होना पाप है,
कुमारी शैलजा टेक्स ऑन हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर दलित किलिंग्स, ये अखबारों में छपा करता था। तो जब आप सत्ता में थे तो आपने दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, नौजवानों को, सबको ठगने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। विपक्ष में आए तो बहुत अच्छी बातें याद आई। आपको विपक्ष के लिए नहीं, आपको सत्ता के लिए याद किया जाएगा। आज हिमाचल के अंदर कैसे आपने पूरे हिमाचल प्रदेश को आपने खोखला करने का काम कर दिया, ये हरियाणा की जनता दिखती है। हमारे तो पास का प्रदेश है, हमें पता है कि हमें हरियाणा को वहां नहीं जाने देना है। इसलिए आज अगर हरियाणा खुशहाली की राह पर है, आज अगर हरियाणा एक स्वावलंबन बनने की राह पर है, आज एक स्वाभिमान की राह पर है, तो उसको ये हुड्डा जी की साजिश